अध्याय कबर्ड की तरफ बढ़ा और उसने उसके लिए एक ड्रेस निकालकर उसे पकड़ाते हुए कहा, गेट रेडी। निष्ठा ने उस ड्रेस को देखा। वह एक वाइन कलर की नी लेंथ ड्रेस थी। निष्ठा ने अध्याय को देखा और बोली, यह किस खुशी में? अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी लगती है, पहन लो। वो भी मुस्कुरा दी और उसके हाथ से ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। अध्याय कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। अध्याय घर से प्रकृति के घर की तरफ बढ़ चुका था। उसे अंदर ही अंदर बेहद ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई निष्ठा को हर्ट करने की? इसके लिए वो उसे यूं तो नहीं जाने देने वाला था। इधर प्रकृति कल से ही बौखलाई हुई थी। वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाई थी। उसे अध्याय पर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। कैसे वह इंसान जो उससे प्यार करने के दावे करता था, अचानक से वह पलट गया। उसे अध्याय गलत लग रहा था, लेकिन असल में गलत तो वह खुद ही थी। उसने इतना कुछ गलत कर दिया था कि अगर सही करने भी बैठती तो कर नहीं पाती। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपनी गलती मानता ही कहाँ है। उसे हर बात में दूसरों की गलती बस दिखाई देती है। वही इस वक्त उसके साथ हो रहा था। अध्याय जल्दी ही सिसोदिया हाउस पहुंच चुका था। वह सीधे ही अंदर गया और प्रकृति के रूम के डोर को नॉक करते हुए बोला, ओपन द डोर प्रकृति। प्रकृति ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी तो मन में मानो एक आस सी जगी। उसे लगा कि वह उसके लिए आया है। उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने अध्याय था, लेकिन वह चेहरे पर शांत भाव लिए बस उसे ही देख रहा था। अगर वह उसे ध्यान से देखती तो उसे पता लगता कि उसकी आंखों में कितना ज़्यादा गुस्सा था। प्रकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, अध्याय तुम आ गए। तभी अध्याय ने उसे घूरते हुए कुछ गुस्से से कहा, तुम करना क्या चाहती हो आखिर? मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल रहने की, नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे इंटेंशन मुझे अब सही नहीं लग रहे हैं। हमारी फ़ोटोज़ कैसे भेजें तुमने निष्ठा को? हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, या फिर कहीं यह सोचकर तो नहीं बैठी थी कि यह सब करके तुम उसकी जगह ले लोगी? आखिर समझती क्या हो तुम खुद को? प्रकृति ने जब उसे गुस्से में उसे यह सब कुछ कहते देखा तो वह एकदम से हैरान रह गई। उसे तो लगा था कि वह उसके लिए आया है, लेकिन वह तो अपनी पत्नी का पक्ष लेकर यहाँ पर आया था। अध्याय ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, अब यह बहुत हो चुका है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद अगर तुमने किसी भी तरीके से मेरी पत्नी को हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मैं क्या करूँगा यह तुम सोच भी नहीं सकती। एक वक्त पर मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम सबसे अच्छी दोस्त थी मेरी। इस दोस्ती के खातिर, उस प्यार के खातिर मैं सब कुछ नॉर्मल कर रहा था ना। फिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी निष्ठा को बीच में लाने की, उसे हमारी इस तरह की फ़ोटोज़ भेजने की, जिससे उसे लगे कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ। वो ये फील करने लगे कि वह गलत है। करना क्या चाहती थी तुम? प्रकृति हैरान थी। उसे बुरा भी लग रहा था। उसने कुछ कहने के लिए
अपना मुंह खोला ही था कि अध्याय ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नाउ इट्स इनफ। मेरी बीबी को कोई तकलीफ दे, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हक तो मैंने खुद को भी नहीं दिया। तुम्हारी वजह से बीते दिनों मैंने उसे पहले ही बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन अब और नहीं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आज के बाद मुझे तुम अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। यह बोल अध्याय ने उसे एक वार्निंग भरा लुक दिया और घर से बाहर निकल गया। प्रकृति कुछ भी नहीं कर पाई, ना ही कुछ बोल पाई। उसने गुस्से में टेबल पर पड़ा फ्लावर वास उठाकर फेंक दिया और फिर जोर से चीख पड़ी, आह! निष्ठा, निष्ठा, निष्ठा! इस लड़की ने तो मेरा जीना ही हराम करके रख दिया है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बचपन में इसने पापा को छीनने की कोशिश की और अब अध्याय को छीन लिया। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। वह सच में पागलों जैसे रिएक्ट कर रही थी। अध्याय उसकी जिद बन चुका था, जिसे वह हर हाल में पाना चाहती थी। इधर निष्ठा सार्थक के साथ कॉलेज आ चुकी थी। ईशा ने उसे देखा। वो आज काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वह खुले बाल और वह वाइन ड्रेस, उन पर कानों में उसने छोटे छोटे टप्स पहने थे। ईशा उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, बड़ी ही खूबसूरत लग रही हो। किस पर बिजली गिराने का इरादा है? उसकी बात सुनकर निष्ठा का तो मुंह बन गया। वहीं ईशा और नेहा खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी देव बोला, वैसे यार निष्ठा, तुम्हें तो सिंगल होना चाहिए था। तुम दोनों के साथ तो मेरा कोई चांस नहीं है। अगर तुम सिंगल होती तो शायद तुम पर ही ट्राई मार लेता। निष्ठा ने उसे घूर कर देखा और बोली, सिर फुड़वाना है अपना? उसके कहते ही एक बार फिर नेहा और ईशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन सब ने अपनी क्लास अटेंड की और उसके बाद यूं ही कॉलेज के कैंपस में आ गए। लेकिन आज फिर निष्ठा को अजीब लगा। कैंपस में हमेशा की तरह गिने चुने लोग नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जमावड़ा मौजूद था। मानो पूरे कॉलेज के बच्चे ही आ चुके हों। नेहा ने उन सबको देखा और बोली, यहाँ पर कुछ चल रहा है क्या? तभी एक आवाज़ आई, तुम्हारे लिए जितना किया जाए उतना ही कम है। अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए एक नई शुरुआत लेकर आया हूँ। बोलो, हाँ करोगी? यह सब सुनते ही निष्ठा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहीं अचानक ही सब लोग एक तरफ हो गए। अब निष्ठा और अध्याय आमने सामने थे। निष्ठा उसे देखा तो सच में हैरान थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। अध्याय उसके सामने घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा रोज बुके था। इनफैक्ट अध्याय के पीछे कुछ लोग खड़े थे जिनके हाथ में भी रोज बुके थे। सब लोग बस आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। नेहा ने ईशा को कोहनी मारी और धीरे से बोली, यह चल क्या रहा है? कल वह स्वयं था, आज जीजू। यहाँ पर कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? पता नहीं यार, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, ईशा ने जवाब दिया। निष्ठा के होठों पर अचानक एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह जल्दी से दौड़कर अध्याय के पास गई। अध्याय ने उसे उठाते हुए एक बड़ा सा रोज बुके उसे दे दिया। निष्ठा ने उस बुके को देखा
और उसे पकड़कर फिर साइड में रखकर जल्दी से अध्याय को हक कर लिया। अध्याय ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से बोला, 99 रोज बुके और हर एक में 99 फ्लावर्स हैं। मतलब जानती हो इसका? निष्ठा ने उसकी बाहों में ही अपना सिर ऊपर उठाकर उसे देखा। अध्याय ने मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए जवाब दिया, इसका मतलब कि मैं तुमसे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक प्यार करूँगा, सिर्फ तुमसे। निष्ठा की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, लेकिन उसके होठों की मुस्कान बता रही थी कि वह कितनी ज़्यादा खुश थी। अध्याय ने उसका माथा चूम लिया और इसी के साथ पूरे कैंपस में तालियां और होर्डिंग की आवाज़ गूंज पड़ी। लड़कियां वास्तव में अध्याय को एडमायर कर रही थी, लेकिन इस बात से उन्हें रंजिश भी हो रही थी कि वह निष्ठा का है। और उस पर कुछ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को ताने मारे जा रही थीं कि अध्याय जितने रोमांटिक क्यों नहीं हैं। निष्ठा ने उस बड़े से फ्लावर बुके को देखा और बोली, पर इसमें तो 99 से भी बहुत ज़्यादा फ्लावर है ना? अध्याय ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल हैं, शायद 500 भी ज़्यादा। जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हें फूलों से कितना ज़्यादा प्यार है, बस इसलिए ले आया। सोचा तुम खुश हो जाओगी, पर मुझे लग रहा है मेरी मेहनत रंग लाई। निष्ठा ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से उसके सीने में खुद को छुपा लिया। वह इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी कि कौन उसे देख रहा है और कौन नहीं। उसके लिए इस वक्त और कोई भी इंसान एग्जिट नहीं कर रहा था। अध्याय ने उससे अलग होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, यह सब तो ठीक है, ये बताओ कि घर चल रही हो या फिर कहीं और जाने का प्लान है तुम्हारा? तभी पीछे से ईसा आते हुए बोली, अरे जीजू, ऐसे कैसे जाएगी, क्लास है हमारी आज। अध्याय ने टाइम को देखा और बोला, पर टाइम तो हो गया है ना, क्लासेस हुए नहीं अभी। नेहा ने तुरंत कहा, एक्चुअली अभी सेमेस्टर्स आने वाले हैं ना, उसी चक्कर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास चल रही हैं, यह बाद में आ जाएगी ना। अध्याय ने ओके कहा और निष्ठा को देखकर बोला, कॉल कर देना मुझे, या तो मैं आ जाऊंगा या फिर गर्भ तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। निष्ठा ने हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने उसका माथा चूमा और फिर वो वहाँ से निकल गया। निष्ठा काफ़ी खुश हो चुकी थी। उसने नहीं सोचा था कि अध्याय उसके लिए ऐसा कुछ भी करेगा, और उसके लिए बहुत बड़ी बात थी है। किसी का उसके लिए इस तरह से प्यार जताना रेयर चांसेस थे और रेयर केस भी, लेकिन यह नॉर्मल होते जा रहा था। वजह थी अध्याय और उसका परिवार। निष्ठा भी ये महसूस करती थी कि जब से उसकी शादी हुई थी वह काफ़ी खुश रहने लगी थी, और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं वह सब लोग थे जो शादी के बाद उससे जुड़ गए थे। नेहा ने निष्ठा को देखा और फिर उसे छेड़ते हुए बोली, आय हाय, क्या बात है, आज तो कोई बड़ा ही खुश है। निष्ठा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ, होना भी चाहिए। तभी देव बोला, मुझे लग रहा है कि मैं सिंगल हूँ, ठीक हूँ, क्योंकि तुम्हारे पति ने ये जो हरकत की है उसके बाद कॉलेज के आधे बंदों का तो ब्रेकअप होने वाला है।
वह तीनों उसे सवाली नज़रों से देखने लगी तो देव आगे बोला, ऑब्वियसली सी बात है यार, लड़कियां लड़कियों को देखकर जलती हैं। अब निष्ठा को देखकर जलेंगी कि उसका हस्बैंड उसे इतनी इम्पोर्टेंस देता है, इतना प्यार करता है और इतना रोमांटिक भी है, और इसी जलन की वजह से वह अपने बंदों को सुनाएंगी। और इतना ही नहीं, कुछ तो हो सकता है कि ताने देकर ही ब्रेकअप कर लें। नेहा हंसकर बोली, अगर ऐसा है तो फिर उनको आपस में प्यार ही नहीं है, क्योंकि प्यार मटेरियलिस्टिक चीज़ों का थोड़ी ना मोहताज होता है। हाँ, वह तो जीजू को थोड़ा फ्लेक्स करना था इसलिए चले आए निष्ठा सरप्राइज देने, वरना आज से पहले कभी ऐसा तो नहीं हुआ। रिवान जो उनके पास ही आ रहा था, नेहा की बात सुनकर कुछ रुक गया। अभी अभी वह भी तो उन सब के साथ खड़ा था। उसने बड़े ध्यान से निष्ठा को नोटिस किया। कल जब स्वयं के साथ वह थी तो उसके चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे। ना वह उसके साथ कंफर्टेबल थी और ना ही वह उसके साथ खुश थी। लेकिन आज अध्याय के साथ उसे देखकर लग रहा था कि वह कोई अलग ही पर्सन है। उसके साथ तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून था जो रिवांश ने अच्छे से महसूस किया था। वह उन सब के पास आकर खड़ा हुआ तो नेहा उसे देखकर बोली, तुमने देखा अभी जीजू ने उसे कितने प्यार से प्रपोज किया। रिवांश उसके मुंह से जीजू सुनकर हैरान था। आखिर उसे कहाँ पता था कि निष्ठा शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वह शांत रहा। उसे पता था धीरे धीरे उसे सब कुछ पता लग जाएगा और उसे कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। इधर मिहिर के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उसे जब से पता चला था कि हीर उससे प्यार करती है, वह तब से ही यह सारी बातें खुद उसके मुंह से अपने सामने ही सुनना चाहता था। अब यह फीलिंग क्यों थी ये तो वह खुद भी नहीं जानता था, लेकिन हाँ, उसे वह सब कुछ उसके मुंह से ही सुनना था। इस वक्त वह दोनों ऑफिस में थे और वह दोनों ही अपना अपना काम कर रहे थे। अचानक ही मिहिर ने इंटरकॉम से हीर को कॉल किया। हीर ने कॉल पिकअप किया। उधर से मिहिर की हमेशा की तरह शांत सी आवाज़ आई, कम इनटू माय कैबिन। यह कहने के साथ ही एक बीप की आवाज़ के साथ फ़ोन कट हो गया। हीर ने फ़ोन को घूर कर देखा और बोली, इस आदमी को चैन नहीं है। अरे दिक्कत क्या है, यहीं से बोल दे काम क्या है। लेकिन नहीं, पहले ऑफिस में बुलाएंगे फिर बताएंगे, भले ही उसके लिए मुझे फिर से अपने डेस्क तक आना ही क्यों ना पड़े। यह बोल उसने अपना मुंह बना लिया। खुशी ने उसे देखा और बोली, मुंह क्यों बना रही है? हो सकता है तेरे पति को तेरी याद आ रही हो। हीर ने उसे देखा, फिर बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस आदमी को मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ अब तक तो। जब तक कोई ऑफिशियल काम नहीं होगा वह मुझे अपने केबिन पर बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे। खुशी ने कंधे अपने उचकाए और बोली, जाकर देखो, पता लग ही जाएगा क्यों बुलाया है। उसकी बात सुनकर हीर भी उठ खड़ी हुई और फिर केबिन की तरफ बढ़ गई। वो मुंह बनाए हुए केबिन में एंटर हुई, लेकिन अभी वो कुछ बोलती कि तभी मिहिर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हाँ मैं समझ गया,
जैसा तुम कह रही हो सब वैसा ही होगा। आखिर तुम्हारी बात कभी मैं टाल सकता हूँ? तुम तो मेरी जान हो और अपनी जान की बात भला कौन ही टाल सकता है। ही ने जैसे ही उसके मुंह से यह सारी की बातें सुनी, उसने अपने आगे छोटी छोटी करके उसे घूर कर देखा और अपने दांतों को भींचते हुए धीरे से बोली, अब ये इनकी जान कौन आ गई? अगर मेरे सामने आए तो इनकी जान की जान ना निकाल दी तो मेरा नाम भी हीर मिहिर शेखावत नहीं। मिहिर ने हीर को देखा। जब से वह केबिन में आई थी वह उसे तब से ही देख रहा था। उसे पता था कि वह वहीं खड़ी है, लेकिन उसे चिढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हीर ने जब यह ध्यान दिया कि वह उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है और उसका पूरा का पूरा ध्यान फ़ोन की तरफ है, तो उसके टेबल पर जाकर उसने एक फ़ाइल उठाकर पटकी। मिहिर ने उसे एक नज़र देखा और हाथ से रुकने का इशारा किया। हीर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। वह अब भी फ़ोन पर लगा हुआ था। हीर का मन तो कर रहा था कि टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर ही उसका सिर फोड़ डाले, लेकिन क्या कर सकती थी? उस इंसान से तो वह प्यार करती थी और उस पर से वह अब उसका पति भी था। थोड़ी देर बाद मिहिर फ़ोन रखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, बाद में बात करता हूँ, अपना ख्याल रखना, लव यू। यह बोल उसने फ़ोन पर एक किस किया। यह देखकर तो मिहिर की आवाज़ सुनकर हीर की आंखें बाहर आने को हो गईं। वह ऐसा कैसे कर सकता था? उसने आज तक कभी इतने प्यार से उसे तो किस नहीं किया और यहाँ पर फ़ोन पर वह पप्पियाँ कर रहा था। उसने अपने हाथ में पड़ा पेपर वेट और कस के पकड़ लिया और जिसका अंजाम यह हुआ कि वह पेपर वेट उसके हाथ से स्लिप होकर उसके पैर पर गिर पड़ा और उसी के साथ उसकी एक चीख निकल पड़ी, आह! मिहिर ने जब उस पर ध्यान दिया तो जल्दी से फ़ोन को टेबल पर पटका और फिर वह उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसे चेयर पर बैठाया और खुद नीचे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर उसका पैर देखने लगा। पेपर वेट गिरने की वजह से पैर लाल हो चुका था। मिहिर ने परेशान होते हुए कहा, करती क्या हो तुम? ध्यान कहाँ था? लग गई ना चोट? हीर की आंखों में नमी उतर आई, कुछ दर्द की वजह से और कुछ मिहिर का यह अनदेखा करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मिहिर ने जल्दी से पेन रिमूवल स्प्रे उसके पैरों पर स्प्रे करते हुए कहा, शांति से एक जगह टिक कर बैठना, अब थोड़ी देर के लिए। हीर ने उठते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बातों में आए उस रूखेपन को मिहिर अच्छी तरह महसूस कर रहा था। हालांकि हीर को चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक ही मिहिर ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। हीर ने फिर से उठने की कोशिश की तो मिहिर ने उसे फिर से ज़बरदस्ती नीचे बैठाते हुए कहा, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती तुम? क्यों बार बार जिद कर रही हो? हीर ने उसे देखा, फिर खुद को ही संभालते हुए कुछ गुस्से में बोली, आपको उससे क्या लेना है? आप जाकर जिससे बातें कर रहे थे इतने प्यार से उससे ही बातें कीजिए।
मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। मिहिर उसे देखने लगा। मन ही मन वह मुस्कुराते हुए बोला, यह तो प्लान का हिस्सा ही नहीं था, लेकिन फिर भी अब जब यह इतना असर कर ही रहा है तो बहती गंगा में हाथ धोने से कैसी बुराई है। उसने हीर को देखा और बोला, हाँ, उससे जो बातें करनी हैं मैं कर लूँगा। तुम्हें जो कह रहा हूँ वह तुम सुन लो। नहीं सुनना है मुझे, आपका कहा एक शब्द भी नहीं सुनना है। छोड़ो मुझे और दूर हटो। यह बोल उसने उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद दूर करने की कोशिश की। मीर ने तुरंत उसे बाहों से पकड़ अपनी तरफ खींचा। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के बेहद ही पास आ चुके थे। मिहिर ने उसे देखते हुए धीरे से एक गहरी आवाज़ में कहा, इतना चिढ़ क्यों रही हो? सिर्फ फ़ोन कॉल की वजह से या उस बात पर जो बातें हो रही थीं उसकी वजह से? हीर ने उसे घूर कर देखा और बोली, जब पता है तो क्यों परेशान कर रहे हो? यह बोल उसने मिहिर को धक्का दिया और तुरंत केबिन से बाहर की ओर निकल गई। मिहिर हैरान सा उसे देखता रह गया। कहाँ वह अभी उसे सब कुछ बोलने जा रहा था और वह ऐसे रिएक्ट करके वहाँ से चली गई। उसने गहरी सांस ली, फिर हल्के से हंसकर बोला, यह लड़की चलती फिरती आइटम बम है, संभल कर रहना पड़ेगा इससे। वह वापस अपने डेस्क पर चला गया और फिर से अपना काम करने लगा। हीर को आज के लिए इतना परेशान करना काफ़ी था। इधर अश्विनी जी घर लौटे और उन्होंने बड़े ही प्यार से प्रकृति को आवाज़ लगाई, लेकिन जब वह नहीं आई तो वो उसके कमरे की तरफ चले गए। उन्होंने उसके कमरे में जाकर देखा तो पूरा कमरा तहस का नहस हो रखा था और प्रकृति वहीं बेड से टिक कर बैठी ना जाने क्या सोचे जा रही थी। उन्होंने जल्दी से उसे पुकारा, प्रकृति। प्रकृति ने उन्हें देखा और उठकर गुस्से से बोली, खुश हो जाइए आप भी, सब लोग खुश हो जाओ। मेरी खुशियाँ छीन कर सब खुश हैं। निष्ठा ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। अध्याय को छीन लिया उसने। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और आप तो खुश होंगे ना, अगर आपकी बेटी को उसकी सारी की सारी खुशियाँ मिल रही हैं जो आप और आपकी पत्नी उसे शुरू से ही देना चाहते थे। मेरे बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं कभी भी। अभी क्या सोचेंगे? अभी यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए आप यहाँ से। मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। जाइए, चले जाइए, वह चिल्लाई। अश्विनी जी हैरान थे। क्या कहा था उस लड़की ने कि उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया? अरे वह इंसान उसके लिए वह सब कुछ कर चुका था जो वह कभी करना भी नहीं चाहता था। अपनी पत्नी, अपने छोटे बच्चों को छोड़कर उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसकी हर एक ख्वाहिश को उसके कदमों पर रख गया और आज वह उसे यह बोल रही थी कि उन्होंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। प्रकृति ने जब देखा कि वह वहाँ से नहीं गए हैं तो वह उठकर उन्हें धक्का देते हुए कमरे से बाहर करते हुए बोली, मुझे कोई बात नहीं करनी है, चले जाइए यहाँ से। यह बोल उसने उन्हें कमरे से बाहर किया और उनके मुंह पर ही दरवाजे को बंद कर दिया। अश्विनी जी हैरान परेशान से खड़े ही रह गए। इधर निष्ठा चहकते हुए घर पहुंची। किशन जी आज घर पर ही थे। उन्होंने जैसे ही उसे देखा तो बोले,
क्या बात है, आज तो हमारा बच्चा बड़ा ही चहक रहा है। क्या हुआ, हमें भी तो बताओ। उसने उनके पास जाते हुए आराम से बैठते हुए कहा। पापा, आपको पता है, उन्होंने मुझे ढेर सारे रोज के बुके गिफ्ट किए हैं, वह भी सरप्राइज। उनमें तो एक सबसे बड़ा है। उसने चहक कर खुशी खुशी सब कुछ बताया। तभी पीछे से सैलवी जी ने आते हुए उसकी बातों को सुना तो उनके दिल को भी एक राहत सी मिली। पिछले दिनों उन दोनों का रिश्ता कितना खिंचा था, यह उनकी नज़रों से भी छुपा नहीं था। हाँ, वह अपने बच्चों के मामलों में दखलंदाजी नहीं करती थी और यह आदत किशन जी की भी नहीं थी, लेकिन उन दोनों की आंखों से वह सब कुछ नहीं छुपा था जो अध्याय और निष्ठा छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आज निष्ठा को इतना खुश देखकर उन दोनों को ही राहत मिली। तभी पीछे से सार्थक और गर्व आते हुए दिखे, जिनमें दोनों हाथों में रोज के बुके थे और उनके पीछे कुछ आदमी और चले आ रहे थे जो घर में ही काम करते थे। एक के बाद एक पूरे 98 रोज के बुके आंगन में लाकर जमा दिए गए। किशन जी और सैलवी जी अब हैरान होकर बस देख रहे थे। तभी पीछे से गर्व एक और बड़ा सा रोज बुके लेकर आया और उसने वो लाकर वहाँ पर रख दिया। सैलवी जी ने हैरानी से कहा, यह सब चल क्या रहा है? आखिरकार अब क्या होगी प्रकृति की अगली चाल? क्या वह निष्ठा को नुकसान पहुंचा पाएगी? यह देखने के लिए अगला भाग आप लोग ज़रूर देखें।